थोड़ा दुखती रहेगा। कमजोरी अपने वालों की वजह से दिखाना, ये बात लोगों को भी समझ में नहीं आती। मेरे को कुछ सरपंचों की बात समझ में आती है, क्योंकि सरपंचों को सरकार से काम लेना पड़ता है, तो वो आए ना आए मैं समझ सकता हूं। लेकिन पार्टी के अपने ही बंदे जब ये कहे कि दबाव बढ़ गया, अरे दबाव बढ़ गया तो अपनी पार्टी का दबाव नहीं झेला जा रहा, तो बीजेपी आरएसएस का दबाव उसको कहां से झेलोगे? और ये दबाव जो है ना, ये इकट्ठे होकर झेला जाएगा। अगर अपनी अपनी तसली, अपना अपना राग अगर लाभते रहोगे तो जैसे 3-4 आते भी जाओगे। फिर ये वो इलाका है जहां कांग्रेस अंदर तक घुसी हुई है। 3 इलाके हैं इस तरह के हरियाणा में जहां कांग्रेस की जड़ें बिल्कुल नीचे तक है। एक पुराने वाला अम्बाला, एक फरीदाबाद। हालांकि आज के दिन फरीदाबाद में राजनीतिक दृष्टि से देखो, चुनाव की दृष्टि से देखो तो ये लगता है कि यहाँ कुछ है ही नहीं। 2 लोकसभा चुनाव हो गए, एक में 6.5 लाख की हार थी, एक में 4.5 लाख की हार थी। एमएलए भी कोई नहीं है लंबे चौड़े, लेकिन फिर भी वहां कांग्रेस जो है वो विचारधारा के नाते वो लोग कांग्रेसी, वो ये नहीं है किसी एक या 2 के साथ जुड़ के वो कांग्रेसी हुए, वो मन से कांग्रेसी है, दिल से कांग्रेसी। और ये चीज सिर्फ सामने मेरे को तो इस चीज की तस्दीक मेरे साथ एमपी होती थी, क्योंकि सुनीता दुग्गल जी वो कहती थी मैं जीत जरूर रही हूँ और जीत के अच्छी बड़ी वोटा चल रही हूँ, लेकिन तो हवा का चुनाव था उसमें जीतते हुए हमारा बीजेपी इकलौता जिला यदि कोई है जहां बीजेपी अब तक अपनी पकड़ नहीं बना पाई, जैसी कैसी की उनकी राजनीति है, वो ये जिला है सबसे पूरे हरियाणा में। ये तो हर जगह उन्होंने अपना जो विभाजन का खेल है उसको खेल के कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने आप को स्थापित किया है राजनीतिक तौर पर। और हमारी जो यात्रा है ये इसी संदर्भ में जब यात्रा निकाली थी, निकालने के बाद में सोचा 2 कारण थे इसके सबसे बड़े। पहला तो ये कि जो 2024 असेंबली के चुनाव का नतीजा जो था उससे जो एक निराशा व्याप्त थी चारों तरफ, एक उदासीनता थी लोगों में भी और कांग्रेस के नेताओं में भी और कार्यकर्ताओं में, और कार्यकर्ताओं में ज्यादा, क्योंकि वो सारे ताने तो कार्यकर्ताओं को सुनने पड़ते हैं, नेताओं को तो नहीं सुनने पड़ते। नेता तो आपको जल्दी डाल के ठीक सकते हैं, लेकिन वो जो जमीन पर जो लड़ाई लड़ी जाती है, क्योंकि ये खूबसूरती है इलेक्शन की। जैसे महाभारत में कहा था ना कि तटस्थ रहने की कोई जगह नहीं है, कोई तटस्थ नहीं रह सकता, तटस्थ मतलब न्यूट्रल नहीं रह सकता। इलेक्शन का वो टाइम होता है जब आपको स्टैंड लेना पड़ता है कि भाई अब बताओ खड़े कहां हो आप असलियत में, और वो खड़ा होना जो है वो जिम्मेवारी पड़ती है सारी की सारी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। नेता तो यो काम नहीं करते जो राज्यसभा में करे, ये तो बड़े 5-6 दिन का भरोसा नहीं करेंगे आगे। तो वो कार्यकर्ता में जो उदासीनता थी और लोगों से एक आवाज आ रही थी कि चुनाव का नतीजा जो आया जैसे आया, 8 महीने हो गए, उसके आगे भी तो बढ़ो। ऐसा क्या है कि आपने पूरा का पूरा मैदान जो है विपक्ष में वो खाली छोड़ रखा है हरियाणा में। तो उस स्थिति में हमने इस यात्रा के बारे में सोचा, इसके बारे में योजना बनाई और फिर अपने जितने साथी थे उनको साथ लेके इस यात्रा में निकले। और जैसे जैसे यात्रा बढ़ती चली गई, हमें जिस प्रकार का समर्थन हरियाणा के हर इलाके से मिला, मुझे तो हैरानी है खुद इस बात की, क्योंकि मेरे को नहीं था कि ये यात्रा का इस प्रकार से लोग इसके साथ आएंगे। भाई क्यों आए मेरे साथ, या मेरे साथ तो साथी चल रहे हैं, किस लिए आए? मैं एमपी था, बीजेपी का था, कांग्रेस में 2 साल पहले आया, कोई पदाधिकारी नहीं, कुछ नहीं, एमएलए का इलेक्शन हार रहा हूं, तो किस लिए आए? चल रहा है यात्रा, चल रहा है। शुरू पूरी लगा कर ये बात लोग कहते थे कि 500-100 आदमी है, चल रहे हैं, ना एमपी ना एमएलए, अपना टाइम पास कर रहे हैं। बाद में मेरे को लगना शुरू हो गया बात तो ठीक है, मैंने कहा एक ना धुरंधर, कोई 3 वर्ष है एमएलए, कोई 4 वर्ष का, कोई राणा, कोई राणा, मैंने कहा क्यों यात्रा में आएंगे? लेकिन इस यात्रा में पकड़ा लोगों की सोच, लोगों की इसके अंदर दिलचस्पी हुई। बुद्धिजीवी वर्ग ने जिस प्रकार से हमारा सहयोग किया है इस यात्रा में, यात्रा शुरू होने से पहले भी
और निरंतर उसके बाद उससे हमें लगना शुरू हुआ कि हम ठीक चल रहे हैं, ठीक कर रहे हैं और ठीक समय पे निकले। शुरुआती वो 14 हल्के थे, वो हिसार और जींद जिले के थे, हिसार लोकसभा और जींद जिले के। तो ठीक है, वो आपका घर है, आपको एक उम्मीद रहती है कि यहाँ सब ठीक ठाक रहेगा ही, और बाकी भी यही मानते थे कि चलो यहाँ तो कर लिया, असली तो तब पता लगेगा जब यहाँ से बाहर निकलोगे। और वहां से बाहर निकल के हम सबसे दूर दराज का इलाका जो उस हिसाब से है, वहां हम गए। जो हमारा दूसरा चरण था नांगल चौधरी से, महेंद्रगढ़ जिला, बिल्कुल राजस्थान बॉर्डर। और जिस प्रकार से वहां कांग्रेस के लोग इस यात्रा के साथ जुड़े, वो दिन है और आज का दिन है। मैंने एक बार भी इस यात्रा की मजबूती के बारे में मेरे मन में उसके बाद शंका पैदा नहीं हुई। ठीक है, उतार चढ़ाव आते हैं, कोई दिन बहुत अच्छा होता है, कोई दिन ठंडा होता है, वो तो सब चलता रहता है। लेकिन यही है, यात्रा निरंतर 7 महीने की चीज है। कई जगह जारी कमजोर रह जाती है और कुछ नहीं होती। मेरे को दादी हमेशा एक चीज कहते हैं, कहते अगर मेहनत कर रखी होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दिन जो है उस दिन कमी रह जाए। वो कमी सिर्फ इसलिए रहती है कि तैयारी में कमी रहेगी होगी। क्योंकि कई बार आजकल जमाना मोबाइल का हो रहा है, नेता भी बड़े आराम पसंद हो रहे हैं, व्हाट्सएप करके सोचते हो गया काम। लेकिन राजनीति में हर व्यक्ति का एक अपना अहम होता है, उसकी एक जगह होती है, उसको बोलना पड़ता है, उस तक पहुंचना पड़ता है। जनसभा नहीं आती, ये दिख रहा है आपको कि पूरी की पूरी कांग्रेस इस जिला के यहाँ इकट्ठी हुई है, और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और हरियाणा की कारगुजारी के बारे में तो सरकार की क्या ही बात करें, अब तो बातें इनसे ज्यादा बड़ी बड़ी होगी। मैं तो वैसे इतना पहले भी कुछ नहीं लाया करता, इनकी कहानी कुछ नहीं, लेकिन एक गंध फैला रखा है समाज के अंदर, उसके हिसाब से अपनी वोट बटोरते हैं। अदरवाइज तो जैसा संतोष जी ने कहा कि ना युवाओं के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है, शेड्यूल कास्ट की तो तसल्ली करने लग रहे हैं। उनका गलत फहमी होगी, पिछले चुनाव से पहले हमारे भले की सोच सकते हैं, लेकिन हम जब तीसरी टर्म में आए हैं तो असली रूप अपना दिखाने लग रहे हैं, केंद्र में भी और यहाँ भी। ये मैं इंसिडेंट जरूर बताऊंगा। 2 दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, अभी रिटायर हुए 2 महीने पहले, भरी अदालत में उनके ऊपर जूता फेंका गया। दलित चीफ जस्टिस थे, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। वो रिटायर हुए 3 महीने हुई। आप सोच के देखिए, स्थिति को पलट के देखो कि उस कुर्सी पर सवर्ण बैठा होता कोई और उसके ऊपर कोई दलित जूता फेंक देता। मैं गारंटी से कहता हूँ कोर्ट के अंदर उस आदमी के चिकड़े चिकड़े उड़ाते चलो। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई और चीफ जस्टिस साहब को अपनी खुद की इज्जत बचाने के लिए कहना पड़ा कि मैं इसको माफ करता हूँ। ये क्या पीछा छुड़ाया उन्होंने? सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, बार काउंसिल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। और दूसरा, ये मनरेगा का सिर्फ नाम नहीं बदला है, मनरेगा में के कानून में सिर्फ प्रावधान नहीं बदले, मनरेगा में जो प्रावधान बदले हैं उससे उस स्कीम को खत्म कर दिया है। यूं तो कहा नहीं कि हमने स्कीम रद्द कर दी, लेकिन रद्द करने का पूरा इंतजाम बना दिया उसने। 90% पैसा मनरेगा का सेंटर से आता था, केंद्र सरकार से आता था। अब कहते हैं हम तो 60 पैसे देंगे, 40 पैसे प्रदेश सरकार को। प्रदेश सरकार वैसे नंगड़ हुई बैठी सारी की सारी। किस प्रदेश सरकार के पास पैसा है तो अपने बजट में से 40% मनरेगा के लिए दे? तो होगा क्या, जहां आज 100 लोगों को रोजगार मिलता था, अब 10 को मिलना शुरू हो गया। और उस पर भी तारीफ करवाएंगे, देखना कि देखो स्कीम जारी है, बाकायदा पैसा आने लग रहा है, लेकिन उसकी जो संख्या है वो इतनी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इकलौती वाहिद ऐसी पॉलिसी थी जिसमें कानूनन अधिकार दिया गया था अनस्किल्ड आदमी को, गरीब आदमी को, कि वो सरकार से रोजगार कम से कम 100 दिन का मांगे और सरकार बाध्य थी वो रोजगार उसको देने के लिए। ये खत्म कर दिया गया। अब ये अधिकार नहीं बचा है। अब तो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी किस प्रदेश में कितने लोगों को हमने मनरेगा में काम देना है, उस हिसाब से पैसा आवंटित होगा। तो जब संख्या वो निर्धारित करेंगे तो ठीक है, 100 के 10 करते हैं और फिर वही वाली बात है, चल जाएगा काम। तो इस तरह की चीजें हैं। कोर्ट्स में जाना है, बोलने की चीजें तो बहुत ऐसी बच्चेदार चीजें ये जो हिंदुस्तान की जो गत बनी हुई है,
आपने देखा पिछले 26 दिनों से हमारे पड़ोस में इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है और हमारी कोई भूमिका नहीं, हमको कोई नहीं पूछ रहा कि कोई जो कहना नहीं पापा लड़ाई रुकवा दो, पापा तो उस लड़ाई का हिस्सा हो रहे हैं पर हिस्सा भी नहीं, कुछ लघु हिस्सा हो रहे हैं। इजराइल कितना बड़ा देश है, हरियाणा से आधे से भी कम आबादी में भी और साइज में भी, और हम उससे पीछे पड़े। देश कमजोर नहीं है, हमारी सेनाएं कमजोर नहीं है, कमजोरी नेतृत्व में, और वो कमजोरी पता नहीं किस चीज में, वो कमजोरी एप्स्टीन फाइल में है या वो कमजोरी अडानी के ऊपर जो श्रीलंका का समय लग रहा है अमेरिका कानूनी तौर पर वो उसमें है या कोई और चीज है। बचपन से कहानी सुनते आए हैं राजा की जान तोते में, अब वो अमेरिका ने कौन सा तोता हमारे राजा का पकड़ रखा है, वो समय के साथ पता लगेगा। दो बात क्या खत्म करूंगा इस चीज को पुख्ता करने के लिए। अक्टूबर नवंबर के महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बात कही, यूट्यूब पर सब देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मेरे बड़े खास दोस्त हैं, बहुत बड़े नेता हैं, वो सारी कहता है पहले बुरी बात करते फिर बेइज्जती करता है, उसका सही ये सब कह के फिर कहता है लेकिन मैं जब चाहूं इसका राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूंगा नहीं क्योंकि मेरा दोस्त है। आप सोचिए 140 करोड़ के मुल्क का चुना हुआ प्रधानमंत्री, उसके लिए अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि इसको मैं जब चाहूं इसका पॉलिटिकल करियर खत्म कर दूं और हमारे यहाँ से सांस निकाल कर उसके कुछ महीने 1.5 महीने बाद प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में बड़ी दिलचस्प बात कही, वो भी मिल जाएगी आपको, हालांकि वो लोगों ने पकड़ी नहीं, मैं भी उसको उस तरह से नहीं पकड़ पाया। मैंने सुना था, माथा तो ठंडा था मेरा कि क्या बोल कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं पाया था कि किस संदर्भ में बोली। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में अपने देश का नुकसान नहीं होने दूंगा, जबकि मुझे पता है इसके लिए मुझे बहुत भारी निजी कीमत चुकानी पड़ेगी, पड़ सकती है नहीं पड़ेगी। उनको पता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं अमेरिका या इजराइल के पास जो देर सवेर बाहर निकलेंगी, वो अभी से अपने साधन का इंतजाम करना शुरू कर रहे हैं। अब सोच के देखिए, तो ट्रंप ने बात कही और ये बात सीधी मेल खाती है दोनों। वो कहता है मैं जब चाहूं करियर खत्म कर दूं, और वो कहते हैं हाँ मेरे को पता है मेरे को बहुत बड़ी निजी हानि हो सकती है। बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस जिंदा है और बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। सर साहब, हमारी कांग्रेस की जिला अध्यक्ष श्रीमती संतोष बेनीवाल जी, सभी कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों और मेरे सारे सहयोगी यात्रीगण, आज ही हमारी यात्रा का 67वीं विधानसभा है। तो मेरा गणित तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ। मैं कोशिश कर रहा था कि 67 को यदि प्रतिशत में करो तो कितने बनेंगे 90 में से। तो आज हमारा पूरा 3/4 हरियाणा जो है इस यात्रा का, आज उसका समापन सिरसा में हो जाएगा। और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि जिस जोश और उमंग के साथ हम 5 अक्टूबर को नरवाना से चले थे इस यात्रा को लेके, उसको बरकरार रखा आपने। क्योंकि ये कहने में बहुत आसान है, लेकिन हम सब लोग जिससे गुजरे हैं उनको पता है ये चीज क्या है। हमारे खुद के भी बीच में पसीने आए हैं कई बार आदमी का मन डावाडोल हो जाता है। अब जैसे ये आज का दिन है, हमने ये वाला चरण जो है ये 6 मार्च को शुरू किया, और वैसे तो मैं उसको 5 मार्च से मानता हूँ, क्योंकि 5 मार्च को जो हमारे यात्री हैं सारे, इनका गांव में भी एक बार सम्मान किया था। तो 6 तारीख से ये चरण शुरू हुआ था ये वाला, और इस चरण में हम कैथल गए, कैथल के बाद कुंडली गए, कुंडली के बाद नीलोखेड़ी और इंद्री गए, और उसके बाद असंध, और असंध के बाद फिर 17 तारीख से यहाँ पे टोहाना, रतिया, और रतिया के बाद फिर फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद एलनाबाद, और आज यहाँ सिरसा विधानसभा। पिछले 19 दिन में लगातार 17वां दिन है आज यात्रा का, 17वां दिन लगातार। और
मेरे को खुशी है इस बात की कि जिस प्रकार से लोग इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा के साथ जुड़ने लग रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के वो लोग जो शायद कुछ समय से निराश होकर घर बैठ गए थे क्योंकि संगठन था ही नहीं, संगठन था नहीं, किसी की ड्यूटी पर जाना नहीं चाहते थे, तो ऐसे बहुत से कांग्रेसी थे जो मैं कहूँ निष्क्रिय हो गए। और इस यात्रा के माध्यम से अनेक ऐसे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं जो दोबारा से कांग्रेस की मुख्य धारा में आए हैं और हरियाणा की राजनीति की मुख्य धारा में आए हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। यात्रा हमारी सद्भाव यात्रा, ये सीधा सीधा राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका अगला पन्ना, उसका अगला चैप्टर। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी 2022 सितंबर में और 2023 में जनवरी में, मेरे ख्याल से जनवरी आखिरी 26 या 27 जनवरी को श्रीनगर में जब खत्म किया, तो उस यात्रा को हो गए 2.5-3 साल हो गए। और मैं कई बार सोचता था इस बात को कि सबसे बड़ा जो नेता होता है स्वाभाविक सी चीज है, शायद उसमें सबसे ज्यादा काम भी करना पड़ता होगा। मैंने कहा लेकिन राहुल गांधी ने जो 4000 किलोमीटर की यात्रा करी उसका फॉलो किसने किया? वो सिर्फ अकेले राहुल गांधी की जिम्मेवारी थोड़ी थी कि वो तो देश नापता पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लेकिन बाकी प्रदेशों में कांग्रेस के नेता किसी ने भी यात्रा नहीं निकाली। जबकि राहुल गांधी जी ने तो यहाँ तक भी कहा था कि जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है कम से कम वहां के मंत्री हफ्ते में एक दिन यदि 8-10 किलोमीटर भी चल लेंगे तो लोगों से एक अलग किस्म का जुड़ाव होगा, एक अलग किस्म से लोगों से संबंध बढ़ेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी ने वो चीज उठाई नहीं। और मुझे इस बात का गर्व है कि ये सारे जितने साथी हैं हमने ये डेटा उठाया हरियाणा में और एक ऐसे टाइम पे उठाया जिसमें राजनीतिक तौर पर कोई घटनाक्रम बड़ा नहीं होने वाला था, कोई इलेक्शन नहीं था, कोई वोट मांगने की बात नहीं थी, कुछ उस नाते राजनीति में आज हर बात इस चीज को जोड़ के देखता है कि इससे फायदा क्या होगा, इससे निकलेगा क्या, इससे फायदा होगा कि कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और ये जो हमारा भाईचारा है जिसको बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है, उसको हम कांग्रेस के माध्यम से रोक सके उस षड्यंत्र को। ये हमारी इस यात्रा का ध्येय है और यही इस यात्रा का उद्देश्य है जिसके लिए हम ये यात्रा लेकर निकले हैं। और ये देश में आज तक दूसरी यात्रा है, पैदल यात्रा। एक जगन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में करी थी, अदरवाइज ये दूसरी यात्रा है किसी भी प्रदेश में जहां एक को एक विधानसभा 90 की 90 विधानसभा में ये यात्रा जाएगी। और इस यात्रा को बताऊं सही मायने में जो खड़ा रखा है वो आप जैसे लोग के साथ, आप जैसे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं। तो हर जगह मिले, हर जगह हमारी यात्रा का सम्मान हुआ है, हर जगह हमारी यात्रा को समर्थन मिला है। हम सबको पता है कि इसमें बहुत कठिनाई है,